और आइए करेंगे शुभ समाचारों की शुरुआत। श्रीलंका में इस वक्त संकट है, भारत उसके लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। भारत की नजरें श्रीलंका के हालात पर लगातार बनी हुई हैं। अपने पड़ोसी की हर संभव मदद के लिए इस वक्त तैयार नजर आ रहा है भारत, लेकिन अभी भी नजरें कोलंबो पर हैं, जहां पर अफरा तफरी मची हुई है। किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, कौन श्रीलंका को संभालने वाला है और कैसे ये मुल्क संकट से उबर पाएगा। जाहिर है कि ये अनिश्चितता श्रीलंका को खाई जा रही है और यही वजह है कि जनता राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि रविवार को प्रदर्शनकारियों ने एक नकली कैबिनेट बैठक भी की है। बैठक के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ देश के आर्थिक संकट पर बात की। इसके अलावा मॉक कैबिनेट बैठक में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे के घर पर हुई आगजनी की भी चर्चा की है। फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन पर अपना कब्जा जमाते नजर आए। तो देखिए, कुल मिलाकर कर्ज में डूबे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। जनता के विद्रोह की आग में पूरा देश इस वक्त धधक रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवासों पर कब्जा करने वाले श्रीलंकाई प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि वो दोनों के इस्तीफे देने तक उनके घरों पर कब्जा करना जारी रखेंगे। इन सबके बीच भारत श्रीलंका के लिए संकट मोचक बनकर सामने निकल कर आ रहा है और भारत ने पड़ोसी मुल्क की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। ये हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के ताजा हालात हैं। ये बर्बाद हो चुके, दिवालिया हो चुके, कंगाल हो चुके मुल्क की तस्वीर है। कर्ज में डूबे श्रीलंका की हालत कितनी खराब हो चुकी है, वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। श्रीलंका में 1948 में मिली आजादी के बाद से अब तक का सबसे गंभीर संकट और सबसे बुरा दौर चल रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में अब पड़ोसी मुल्क की मदद के लिए भारत ने हाथ आगे बढ़ाया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका संकट और भारत की मदद पर क्या कहा है, पहले ये सुनिए और फिर आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे कि श्रीलंका के लिए हिंदुस्तान कैसे संकट मोचक बन रहा है। Sri Lankan crisis is obviously a very, very serious matter. And it's a very, very serious matter, not now, not this week, but it is something which has been building over a period of time. Now, Prime Minister Modi has a policy which you are all familiar with called Neighborhood First. Neighborhood First means that we make a special effort to try and सपोर्ट आवर नेबर्स। महज ये भरोसा ही नहीं बल्कि श्रीलंका को भारत ने इस साल 3.8 बिलियन डॉलर की मदद पहुंचाई है। ये मदद करेंसी स्वैप, खाने पीने की चीजों, दवाओं, फर्टिलाइजर और ईंधन के रूप में की गई है। भारत सरकार और लोगों ने मिलकर श्रीलंका को 25 टन से ज्यादा दवाओं की आपूर्ति की है। बीते कुछ महीनों में भारत ने श्रीलंका को तेल संकट से निपटने के लिए कई बार डीजल पेट्रोल की भी सप्लाई करके बड़ी मदद की है। श्रीलंका कर्ज के जिस समंदर में डूबा है, उससे उबारने के लिए भारत की ओर से की जा रही ये मदद किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी श्रीलंका में महंगाई की दर 54% को भी पार कर चुकी है। ये पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। श्रीलंका में लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें भी नहीं मिल पा रही या कई गुना महंगी मिल रही हैं। सबसे ज्यादा ईंधन की कमी है। पेट्रोल डीजल की इतनी कमी है कि उसकी राशनिंग करनी पड़ रही है। श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू 4 महीने में डॉलर के मुकाबले 80% से ज्यादा कम हो चुकी है। मार्च में श्रीलंका में $1 की कीमत 201 श्रीलंकाई रुपए थी, जो कि अब 362 श्रीलंकाई रुपए पर आ चुकी है। श्रीलंका को इस साल विदेशी कर्ज के रूप में $7 अरब और 2026 तक $25 अरब अदा करना है।
लेकिन श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $1 अरब से भी कम रह गया है। ऐसे में श्रीलंका के पास इस साल भी विदेशी कर्ज चुकाने जितना पैसा नहीं बचा है। मुसीबत की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ भारत एक अहम पार्टनर की तरह खड़ा रहा है। भारत ने दवा, अनाज से लेकर रुपए पैसे तक श्रीलंका की हर मुमकिन मदद की है और ये मदद आगे भी जारी रखने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, श्रीलंका में इस वक्त जो आर्थिक संकट है उससे देश में लोकतंत्र की नींव हिल गई है। जनता अब खुद मालिक बन बैठी है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो गया है। सुरक्षा बल मूक दर्शक बन गए हैं। हालात यह है कि राष्ट्रपति गोटबाया पर इस्तीफे का दबाव इस कदर बढ़ चुका है कि जनता राष्ट्रपति भवन से निकलने को तैयार नहीं है। चलिए आपको राष्ट्रपति भवन की 10 तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे आप ये समझेंगे कि दरअसल श्रीलंका में मौजूदा हालात हैं क्या। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन जनता के लिए टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यहाँ लोग एंजॉय करते हुए देखे जा रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया के बिस्तर पर लोग आराम फरमाते देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, लोग बिस्तर पर लेटकर तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। राष्ट्रपति के कमरे में लगी कुर्सी भी लोगों के आकर्षण की वजह बनी हुई है। बेड के आगे मौजूद कुर्सी पर लोग तस्वीरें खिंचवाते देखे जा सकते हैं। खास बात यह है कि प्रदर्शनकारी पूरे परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए हैं। राष्ट्रपति गोटबाया के कमरे में मौजूद ट्रेडमिल को नजदीक से देखने वाली जनता इसके इस्तेमाल से भी नहीं चूक रही है। वो गोटबाया के ठाट बाट का आनंद अपने तरीके से उठा रही है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद हॉल भी लोगों के लिए आकर्षण का ठिकाना बना हुआ है। यहाँ सेल्फी लेने की होड़ मची है। हॉल में मौजूद सोफों के साथ दीवारों पर लगी पेंटिंग की तस्वीरें ली जा रही है। सभी प्रदर्शनकारियों के कैमरे सेल्फी मोड पर हैं। राष्ट्रपति भवन में जनता की एंट्री के बाद ये किसी आम ठिकाने में तब्दील हो गया है। प्रदर्शन करने वालों में शामिल बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं या पुरुष, हर कोई अपनी जिंदगी का इसे सबसे बड़ा लम्हा मान चुका है। यही वजह है कि हर जगह पर प्रदर्शनकारियों के निशान देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के हर चीज का इस्तेमाल प्रदर्शनकारी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में मौजूद जिम में पसीना बहाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिम में खासी भीड़ देखी जा रही है। जहां मौजूद इक्विपमेंट्स पर हाथ आजमाने की होड़ मची हुई है। जिसको जहां जैसे मौका मिल रहा है वो इन इक्विपमेंट्स पर हाथ फेर कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इतना ही नहीं, भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल भी प्रदर्शनकारियों को खासा पसंद आ रहे हैं। यहाँ राष्ट्रपति की तरफ से होने वाली कॉन्फ्रेंस का फील पाने के लिए प्रदर्शनकारी माइक पर बोलने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ मौजूद राष्ट्रपति की चेयर और उससे जुड़े हुए माइक पर बोलते हुए लोग तस्वीरें खिंचाते देखे जा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी जगह जगह पोस्टर लगाते हुए भी देखे जा सकते हैं। सिंहली भाषा में लगाए जा रहे इन पोस्टर्स में साफ तौर पर कहा गया है कि कांट वेट एनी मोर, गोटा गो होम। ये पोस्टर प्रदर्शनकारियों की तरफ से गोटबाया राजपक्षे को संदेश माना जा रहा है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी लाइब्रेरी में किताबों से जूझते हुए भी देखे जा सकते हैं। यहाँ वो किताबों में सिर खपाते भी दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ की किताबें क्या श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में उबरने से मदद करेंगी, इसका भरोसा शायद ही इन्हें हो। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन प्रदर्शनकारियों के लिए पिकनिक मनाने की जगह बन चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह भवन में दाखिल होने के बाद यहाँ मौजूद स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारियों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग पूल में नहाते हुए देखे गए। प्रदर्शनकारियों ने 2 दिन बाद भी राष्ट्रपति भवन से निकलना मंजूर नहीं किया है। यही वजह है कि यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया गया है। राष्ट्रपति आवास में मौजूद लॉन के भीतर ही अस्थायी किचन बना दिया गया है। यहाँ प्रदर्शनकारियों के लिए खाने पीने की चीजें बनाई जा रही है। राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों को करोड़ों रुपए हाथ लगने का भी दावा किया गया। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति भवन से ये नोट बरामद हुए जिसकी गिनती करोड़ों में बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, शनिवार को प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने आधिकारिक आवास से भाग तो निकले,
लेकिन वो कहां गए इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। आशंका ये जताई जा रही है कि 73 साल के गोटबाया राजपक्षे अभूतपूर्व आर्थिक संकट को लेकर जनता के भारी आक्रोश के कारण परिवार समेत अंडरग्राउंड हो गए। क्या है कोलंबो में ताजा हालात, बता रहे हमारे संवाददाता आशुतोष। श्रीलंका की जनता में ये गुस्सा फूटा है राजपक्षे सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ। वो नीतियां जिसके चलते यहां जनता दाने दाने को मोहताज हो गई। एक संपन्न देश जिसके ऊपर $बिलियन का कर्ज चढ़ गया और अब चारों तरफ हाहाकार है, अफरा तफरी का माहौल है। गुस्से को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को हटाया गया और तब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने रानिल सिंघे को प्रधानमंत्री बनाया। लोगों को ये उम्मीद हुई कि शायद नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जोड़ी इस देश के लिए कुछ बेहतर कर पाए, लेकिन जनता के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी। आज भी किल्लत जस की तस है, हालात भयावह हो रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बेहतर पड़ोसी होने के नाते भारत अपनी भूमिका निभा रहा है, हर संभव मदद मुहैया करवा रहा है। देखिए, श्रीलंका में हालात बेहद खराब हैं। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि राष्ट्रपति गोटबाया 13 जुलाई को अपना इस्तीफा देने वाले हैं, ऐसी खबरें। और ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद आखिर श्रीलंका में आगे क्या होने वाला है। देखिए, अगर गोटबाया अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे देते हैं तो संसद को अपने सदस्यों में किसी एक को राष्ट्रपति चुनना होगा। अगर सब नियमों के मुताबिक हुआ तो नई नियुक्ति राष्ट्रपति के इस्तीफे के 1 महीने के भीतर हो जाएगी। 3 दिनों के अंदर संसद की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें संसद के महासचिव को राष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में संसद को सूचना देनी होगी और इसके बाद नामांकन के लिए एक तारीख निर्धारित कर दी जाएगी। अगर संसद के सिर्फ एक सदस्य को राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया जाता है तो महासचिव को घोषित करना होगा कि उसे चुन लिया गया है, लेकिन अगर एक से ज्यादा लोगों को मनोनीत किया जाता है तो एक गुप्त मतदान कराना होगा। इस मतदान के आधार पर बहुमत से नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। श्रीलंका के संविधान को अगर आप देखेंगे तो इसके मुताबिक नए राष्ट्रपति के चुनाव तक वर्तमान प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर गोटबाया राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं तो विक्रम सिंघे 1 महीने से भी कम समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नजर आएंगे। जब तक संसद एक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लेती तब तक कैबिनेट के मंत्रियों को एक को कार्यालय में कार्य करने की इजाजत मिलेगी, इन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए, महज 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था। उसी समय वहां पर नई सरकार का गठन हुआ था और बाद में इसमें तेजी से गिरावट दर्ज की गई। जुलाई 2021 में यह महज $2.8 बिलियन रह गया। लोग इसके पीछे मौजूदा सरकार की नीतियों को जिम्मेदार मान रहे हैं और यही वजह है कि प्रदर्शनकारी इस सरकार को हटाकर अब नई सरकार की मांग शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ कुछ और खबर की बात करते हैं। बात बाढ़ और बारिश की कर लेते हैं, जिससे मुसीबत आ चुकी है। फिलहाल तो देखिए, बादलों की आफत जो है गुजरात पर टूटी है और अहमदाबाद में बारिश के बाद बुरा हाल है। सड़कें जो है लबालब डूबी हुई हैं पानी से और बारिश का पानी अहमदाबाद के सोसाइटियों में भी बेसमेंट तक जा घुसा है। और कुछ ऐसा ही हाल देखिए नवसारी का भी है, जहां नदी नालों का उफान आफत बन चुका है। गुजरात के नर्मदा में भी सैलाब से लोगों को हो रही परेशानी को देखा जा सकता है साफ तौर पर, और लोगों का बाढ़ की मुसीबत से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सबसे बुरा हाल देखिए वलसाड का नजर आता है, जहां की ड्रोन से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति काबू में नहीं है। छोटा उदयपुर और नडियाद में भी बादलों से बहुत तबाही मची हुई है और देखिए, बावजूद इसके मुश्किल हालात में भी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए बचाव दल दिन रात मशक्कत कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि गुजरात के हालात इस वक्त क्या हैं। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम देख रहे हैं। असम में तो जैसे परंपरा ही बन गई है बाढ़ आने की, और अब गुजरात से इस प्रकार की तस्वीरें। बाढ़ की ये तस्वीर गुजरात के वलसाड की है, जहां पर हर तरफ बस सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है।
सड़कों का संपर्क टूट चुका है, कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के सामने सुरक्षित स्थानों पर जाने की चुनौती है और ऐसे में एनडीआरएफ की टीमें हर संभव मदद कर रही हैं। लोगों को बाढ़ से बाहर निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दक्षिण गुजरात में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई नदियां उफान पर है। बरसात के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सूरत शहर के बीचों बीच से बहकर निकलने वाली तापी नदी भी उफान पर है। सूरत शहर के रांदेर और सिंगरपुर इलाके को जोड़ने वाले पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। गुजरात के डांग में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर है। अंबिका, गिरा, खापरी और पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने नवसारी की गढ़देवी तहसील के 4 गांवों में अलर्ट भी जारी कर दिया। साथ ही साथ सभी पुलों पर गार्ड की तैनाती करके आवाजाही बंद कर दी गई है। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके पानी में जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। इस बीच बोरेली इलाके में पुलिस अधिकारी ने पानी में फंसे लोगों को निकाला। भारी बारिश का कहर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे सिलकियारा के पास बंद हो गया है। रास्ता बंद होने से दर्जनों गाड़ियां फंस गई और साथ ही यमुना घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। प्रशासन रास्ते से मलबा हटाने की कोशिश में जुटा है ताकि जल्द से जल्द आवाजाही शुरू की जा सके। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। सांगानेरी गेट इलाके में एक कार पानी के बीच गड्ढे में जा फंसी। हालांकि लोगों की मदद से कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बाद में किसी तरह से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अमरनाथ धाम की, जिसकी पवित्र यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। दरअसल शुक्रवार को यहां पर बादल फट गया था, जिसकी वजह से मौसम खराब हुआ और यात्रा रोक दी गई थी। लेकिन अब खबर है कि एक बार फिर से यात्रा को सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है। देखिए। आस्था अपार, खत्म हुआ इंतजार। फिर से गूंजा हर हर महादेव का जयकारा। फिर से शुरू हुई पवित्र अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार को आए सैलाब में लापता लोगों की तलाश जारी है। इस बीच आज से अमरनाथ यात्रा फिर से बहाल कर दी गई है। पहलगाम रूट पर नुनवान आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को पवित्र गुफा के लिए सुबह 5 बजे रवाना किया गया। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुताबिक यात्रा को एक ही रूट पर शुरू किया गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा नुनवान और बालटाल दोनों रूट से उपलब्ध रहेगी। तो वहीं जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर में भी 11 जुलाई तक पंजीकृत यात्रियों को पहुंचने के लिए कहा गया है। शुक्रवार की शाम पवित्र गुफा के पास तेज बारिश के चलते आए सैलाब ने यात्रा को रोक दिया था। रविवार की शाम को पहलगाम रूट को यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। हालांकि बालटाल में यात्रा मार्ग को बहाल करने का काम अब भी जारी है। मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि एक जगह एक डेब्री से उसको छोड़ करके सारे ऑपरेशन पूरे कर लिए गए हैं। रास्ते को ठीक करने का काम तेज गति से हो रहा है और वो मैं उम्मीद करता हूं कि आज पूरा हो जाएगा। सर, यात्री एक बार काम पूरा हो जाएगा, उसकी सुरक्षा की जांच करा करके फिर यात्रा हम लोग शुरू करेंगे। इस बीच मन में बाबा के दर्शन की मुराद लिए देश के कोने कोने से पहुंचे भक्तों की आस्था कम नहीं हुई है। बेस कैंप पहुंचे भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
महिलाओं की ये टोली राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से आई है। बम बम भोले के जयकारे और नाच गाकर ये महिलाएं वक्त बिता रही हैं और बारी का इंतजार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी साथ आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां खुल गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मॉल का उद्घाटन किया। लखनऊ में बने इस लुलु मॉल में कई ऐसी खासियतें हैं जो इसे दूसरे शॉपिंग मॉल से बिल्कुल अलग बनाती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक खास सवारी निकली है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मॉल के अंदर, जो लखनऊ में बनकर तैयार हुआ है। खुद योगी आदित्यनाथ ने इस मॉल का उद्घाटन किया। आज से ये मॉल आम जनता के लिए खुल चुका है। इस मॉल में आने पर लोगों को वर्ल्ड क्लास शॉपिंग का अनुभव मिलेगा। 2000 करोड़ की लागत से बना ये मॉल 22 लाख वर्ग फीट के एरिया में बनाया गया है। बहुचर्चित लुलु मॉल की शुरुआत राजधानी लखनऊ में हो चुकी है। यहां जहां मेरी मौजूदगी है, ये लुलु मॉल की हाइपर मार्केट है और ऐसा यहां के जो लोग हैं उनका क्लेम है कि ये भारत की सबसे बड़ी हाइपर मार्केट है। तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं आपको, शुरुआत उत्तर प्रदेश की शान से करूंगा। यहां जो होर्डिंग्स लगी हैं, लाजवाब आम, प्राउडली फ्रॉम उत्तर प्रदेश, क्योंकि सीजन आम का है तो तस्वीरें भी आम की होनी चाहिए। और आप यहां पर देखेंगे आपकी जीभ लपलपा जाएगी इस तरह के यहां पर आम देख के। लंगड़ा, दशहरी, अलग अलग तरह के आमों की यहां पर जो है वैरायटीज हैं। खाली आम ही नहीं, ये जो यूपी की शान थीम लिया गया है, उत्तर प्रदेश की शान करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका इनॉग्रेशन भी किया है। और पीछे अगर आप तस्वीरें देखेंगे, ये पूरा हाइपर मार्केट है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं लुलु मॉल से, जिसकी चर्चा काफी समय से हो रही थी और आखिरकार राजधानी लखनऊ में अब ये लॉन्च हो गया है। लखनऊ के लुलु मॉल का ये हाइपर मार्केट एक नहीं बल्कि कई खासियतों को अपने आप में समेटे हुए है। दर्शकों को बताइए, हाइपर मार्केट में क्या और सुपरमार्केट में क्या अंतर होता है? हाइपर मार्केट बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपकी सारी नीड्स को केटर की जाती है। जैसे कि आपकी डेली नीड्स, आपकी फ्रेश नीड्स, आपकी फैशन नीड्स, जिसमें आपका लाइफस्टाइल, अपैरल्स और आपकी डिजिटल नीड्स जो हमारा कनेक्ट है। लखनऊ के इस नए नवेले मॉल में आपको रंगों की एक चटक दुनिया नजर आएगी। बेहद करीने से सजी सब्जियां, फल किसी का भी मन मोह लेंगी। खूबसूरती देखते ही बनती है, पर अब जो मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा वो है ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स की, जो कानपुर नगर, लखनऊ, बुलंदशहर, मेरठ, जैसे मेरठ के बैग्स फेमस है, स्पोर्ट्स की चीजें फेमस हैं, तो यहाँ पर वो सारी चीजें मौजूद हैं। मुरादाबाद की चीजें जो फेमस हैं वो यहाँ पर हैं। प्रतापगढ़ के अचार बहुत फेमस हैं तो वो यहाँ पर हैं। आप पीछे आते हैं प्रयागराज में, तो प्रयागराज का जो फेमस आइटम है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आप सिद्धार्थनगर आते हैं तो यहाँ पर वहाँ के प्रोडक्ट्स जो मशहूर हैं वो मौजूद हैं। और ये वाराणसी है, बनारस की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। ये तो यहाँ पर ये जो बनारस का स्टॉल लगा है, ये महिलाओं की पहली पसंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ बनारसी साड़ियाँ आपको बिना बनारस में जाए मिलेंगी। तो अब बात करते हैं लुलु मॉल के गेमिंग सेक्शन की, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह के तमाम झूले जो आपको यूजुअली मेलों में नजर आते थे, कुंभ के मेलों में, कलियों के मेलों में, वो आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो यूजुअली बच्चों के लिए झूले होते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए झूले हैं। ये देखिए आप यहाँ पर आप ये जो अलग अलग तरह के गेमिंग जोन में देख रहे हैं, गेम्स
ये आप देख सकते हैं, ये बड़े वो झूले हैं जो आपको यूजुअली आप जब बचपन के दिनों में मेलों में जाते होंगे तब मिलते होंगे। और यहाँ कोई उम्र की वो नहीं है कि आप बच्चे हैं तभी आप यहाँ पर गेमिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए आप, इसमें किसी भी उम्र के लोग जो है वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। और ये गेमिंग जोन भी लुलु मॉल की एक चर्चित विषयों में से एक है। और ये देखिए आप यहाँ पर, इसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई यहाँ पर बैठ सकता है और गेमिंग सेक्शन का आनंद ले सकता है। और यहाँ के बाद आपको मैं दिखाऊं, वो देखिए सामने, यहाँ आपको एक ट्रेन दिखेगी। ये देखिए आप, ये ट्रेन जो है जिस तरह से यहाँ पर निकल रही है, ये कहीं ना कहीं सभी के लिए है और इसमें सभी लोग आनंद लेंगे। लखनऊ वासियों के लिए मॉल एक सौगात की तरह दिखता है और जिस तरह से लुलु मॉल को यहाँ पर बनाया गया है वो ये बताने के लिए काफी है कि जिस तरह की ट्रेन्स हैं, जिस तरह के झूले हैं और ये जिस तरह के ट्विस्ट स्विंग है, 360 डिग्री ये पूरा टर्न अराउंड करता है, और ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल लखनऊ को अपना बेस्ट गेमिंग जोन मिल चुका है। आपको मिलवाते हैं एक महिला कमांडो से जो बिना हथियारों के देश और समाज के दुश्मनों को सबक सिखाती है। समाज से हर कुरीति, हर बुराई के नाश के लिए छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में महिला कमांडो का एक दस्ता तैयार किया गया है। कैसे समाज सुधार का संकल्प पूरा कर रही है ये खास कमांडो, देखिए। महिला कमांडो जिंदाबाद, कमांडो लिखा है सिर पर टोपी, हाथ में लाठी, बदन पर एक रंग की एक जैसी साड़ी और संकल्प समाज से हर कुरीति, हर बुराई का संहार करने का। ये छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की महिला कमांडो है। ये वो कमांडो हैं जिनके पास सेना की कोई वर्दी भले ही न हो, हाथों में बंदूक भले ही न हो, लेकिन इनकी शपथ, इनका संकल्प देश की रक्षा करने वाले कमांडो की तरह ही है। गांव को नशा मुक्त करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, गांव में फैली सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाने और गांव में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के काम में ये महिला कमांडो दिन रात जुटी रहती हैं, वो भी परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए। बालोद जिले में इस अनोखे कमांडो दस्ते का गठन साल 2006 में 100 महिलाओं के साथ हुआ था। इन महिलाओं ने लगातार कई सालों तक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हुए अपने संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया। सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री शमशाद बेगम ने इस कमांडो टीम की नींव रखी थी। मकसद बेहद नेक था। नशा करके हुल्लड़बाजी करते हैं तो ऐसे अपराधी तत्व के लोग बहुत विरोध करने लगे कि आप लोगों को किसने महिला कमांडो बनाया, किसने आपको अधिकार दिया कि आप महिला कमांडो बन के गाँव में भ्रमण कर रही हैं। यानी ऐसे बहुत सारे सवाल। पहले अपने घर को सुधारिए, फिर हम लोगों को सुधारने का की बात कहेंगे। ऐसे बहुत सारे, और बहुत जगह तो मार पीट चाकूबाजी भी कुछ कुछ जगह चली। तो बहुत सारी दिक्कतें हमारी महिला कमांडो को झेलना पड़ा, बहुत सारे उल्हाने सहने पड़े। जरूरतमंद छात्राओं को पढ़ाई हो या फिर गांव में घरेलू हिंसा, ये महिला कमांडो हर कुरीति के खिलाफ और हर नेक काम के साथ खड़ी नजर आती है। कानूनी तौर पे तो हम शासन प्रशासन से मदद लेते रहे हमेशा, चाहे वो कलेक्टर साहब हो चाहे एसपी साहब हो, उनसे हम लोग हमेशा मदद लेते रहते हैं। ये कमांडो दस्ता अपने सदस्यों या गांव की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी देती हैं। इस दस्ते से जुड़ी अलग अलग समूह की महिलाओं ने स्वरोजगार के जरिए अपना काम शुरू किया। पहले 5-10 रुपए की बचत होती थी, लेकिन आज एक एक समूह के खाते में 1-1 लाख रुपए जमा है। स्वच्छता में भी जुड़े हैं, नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं, गश्त करते हैं तो समझाते हैं नशाखोरी मत करो करके। बच्चे लोग कहीं बैठे रहते हैं, उन लोग को भी बहुत बोलते हैं हम लोग, नशाखोरी नहीं करना है, एक जगह रात में इकट्ठा नहीं होना है करके समझाते हैं सर हम लोग। बालोद जिले के महिला कमांडो को स्थानीय पुलिस से प्रशिक्षण भी दिया जाता है, साथ ही जरूरत पड़ने पर पुलिस से सहयोग भी मिलता है। इन महिला कमांडो का ये आई कार्ड भी पुलिस मित्र के नाम से बना कर दिया जाता है।
फिलहाल बालोद जिले में महिला कमांडो की संख्या 12,500 से अधिक है। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में 65,000 महिला कमांडो वॉलंटियर्स हैं, जो राज्य में घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, शराब, नशीली दवाओं की खपत और अवैध शराब व्यापार जैसे बड़े पैमाने पर अपराध को रोकने के लिए काम करती हैं, जो समाज के लिए एक मिसाल बनी हुई है। इतना ही नहीं, ये कमांडो सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम भी करती हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद से किशोर साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता, प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती। पटना के प्रेम कुमार ने इस बात को साबित कर दिया है। मुश्किल हालात और गरीबी के बीच प्रेम ने ज्ञान की जो गंगा बहाई है, उसकी हर ओर चर्चा हो रही है। प्रेम कुमार को पढ़ाई के लिए 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। जी हां, पटना का ये लाल अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अब तैयार है। देखिए। प्रेम कुमार के हाथों में ये उनके सुनहरे भविष्य की गारंटी का प्रमाण पत्र है। मुश्किल हालात और दुश्वारियों से लड़ते हुए प्रेम ने अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल किया जो कम लोगों को ही नसीब होता है। पटना के फुलवारी शरीफ से सटे गोनपुर गांव के रहने वाले प्रेम कुमार को अमेरिका के प्रतिष्ठित लाफायेट कॉलेज ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। इस स्कॉलरशिप के मिलने से प्रेम की सपनों को नई दिशा मिली है। मैंने अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझे 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति दी है, और जो कि वहाँ रहने का, खाने का, पीने का या वहाँ के जो व्यय यात्रा व्यय जो भी होगा मुझे वहाँ से आने का जाने का, तो मेरी सारी मतलब खर्चा वो अमेरिकी सरकार या वो कॉलेज से ही मुझे मिलेगी। कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया? ये जो कॉलेज का नाम है लाफायेट कॉलेज, हाँ ये ईस्टर्न पेंसिल्वानिया में है, अमेरिका में। बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंटरनेशनल अफेयर्स में मैं करूँगा। और मतलब इन सारी जो चीज़ों छात्रवृत्ति की जो भी रकम है वो मुझे इस पढ़ाई में ही पूरी लगेगी। प्रेम की कामयाबी कितनी बड़ी है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि लाफायेट कॉलेज की इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए पूरी दुनिया के छात्रों ने परीक्षा दी थी। सभी को पछाड़ते हुए प्रेम ने अपने ज्ञान के दम पर पूरी दुनिया में 6वां स्थान हासिल किया। इसके पीछे एक कहानी है और एक कहेंगे संघर्ष है। अगर वो संघर्ष ना होता तो शायद आज मुझे ये उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। जब मैं 15 साल का था तब मैं ये डेक्सटरिटी ग्लोबल नामक संस्था है, मैं उनके संपर्क में आया। उन्होंने मुझे इस मतलब कॉलेज रिसर्च और उनका एक प्रोग्राम होता है CDP, जो करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और उसी को हम लोग डेक्सटरिटी कॉलेज भी कहते हैं। तो उसी प्रोग्राम से मैं जुड़ा, संपर्क रहा, और मैंने कॉलेज रिसर्च और सारी चीज़ें जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी अवसर मिलते हैं मैंने उसमें निरंतर में भाग लेता रहा। लाफायेट कॉलेज 1826 से लगातार अमेरिका के टॉप 25 कॉलेजों में स्थान पाता रहा है। इस स्कॉलरशिप के लिए भारत से 6 नाम भेजे गए थे, लेकिन कामयाबी सिर्फ प्रेम कुमार को मिलेगी। प्रेम कुमार लाफायेट कॉलेज में 4 साल तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पढ़ाई करेंगे। बचपन से इसका बहुत मतलब पढ़ने का लग रहा है, और बचपन से पढ़ने बहुत तेज रहा, तो वही मतलब मेहनत अभी तक वो रंग लाया है। स्कॉलरशिप मिला है इसको? हाँ। कितना मिला है और कहाँ से मिला है? अमेरिका से मिला है शायद, और 2.5 करोड़ शायद मिला है, तो पढ़ने में शायद बहुत सहयोग मिलेगा इसको। प्रेम पढ़ाई के लिए अब अमेरिका जाएंगे, लेकिन उनके माता पिता ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। प्रेम की कामयाबी न सिर्फ उनके लिए, उनके परिवार के लिए या फिर उनके समाज के लिए बेहद अहम है, बल्कि बिहार समेत पूरे देश के लिए ये सम्मान की बात है। बेटी की कामयाबी पर प्रेम के पिता जीतन मांझी बेहद सादगी से अपनी भावनाएं बयां कर रहे हैं। जा रहा है अमेरिका, अब जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है बेटा जा रहा है अमेरिका? तो ठीक लग रहा है। अब सब गांव मोहल्ला सब आ रहा है। हाँ। नाम हो रहा है? हाँ, नाम तो हो रहा है पूरा। हाँ। क्या ये अब जा रहा है उसको बेटा अमेरिका, पढ़ा लिखा तब न जा रहा है। अब जो सब पढ़ेगा लिखेगा जाएगा। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। हालात कितने भी खराब हो, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, निखर कर सामने आ ही जाती है।
प्रेम की प्रतिभा और ज्ञान का डंका अब अमेरिका तक बजा है। पटना से मनोज कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।